नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का एक महत्वपूर्ण उपविषय संचार। बच्चों, संचार का अर्थ होता है चलना या प्रवाहित होना। लेकिन अगर हम कहें कि हम जो चल रहे हैं वो संचार है, तो नहीं बच्चों, वो संचार नहीं है। ऐसे तो बिजली के तार में जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो भी संचार है, या हमारी नसों में जो खून प्रवाहित हो रहा है वो भी संचार है। तो ये सब संचार नहीं है। संचार होता है बच्चों आदान प्रदान करना। आदान प्रदान का मतलब होता है गिव एंड टेक। यहाँ गिव एंड टेक यानी आदान प्रदान का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको कुछ दिया तो आप भी उसके बदले में कुछ उसे दे। गिव एंड टेक का मतलब है कि अगर किसी ने आपको बोल दी या गेंद दी तो आप उसके बदले में उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? संचार है। अब आदान प्रदान किस चीज़ का हो बच्चों? ये आदान प्रदान हमारी भावनाओं का भी हो सकता है, विचारों का भी हो सकता है, और सूचनाओं का भी हो सकता है। अब भावनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा वो देखिए। जैसे दो दोस्त हैं, वो आपस में गले मिल रहे हैं, तो उनका आपस में गले मिलना भी क्या है? उनके प्रेम का आदान प्रदान है। इसी प्रकार अगर कोई माँ है, वो अपने बच्चे को प्यार कर रही है और बच्चा भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है या कोई और भाव कर रहा है, तो वो भी क्या है? आदान प्रदान। किसका? भावनाओं का। इसी प्रकार बच्चों यह आदान प्रदान विचारों में भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो उनमें किनमें? अध्यापिका और बच्चों में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इसी प्रकार कोई नेताजी हैं, वो जनता के बीच में अपना भाषण दे रहे हैं, तो वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी उनके प्रति कोई रिएक्शन या कोई भी ऐसा हाव भाव करेंगे जिसके द्वारा उनको पता चलेगा कि वो पक्ष में है या उनके विपक्ष में। तो वो भी क्या है? संचार है, आदान प्रदान हो रहा है उसमें विचारों का। ऐसे ही कोई साधु महात्मा है, वो अपनी जनता के सामने कोई प्रवचन दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है? संचार हो रहा है। अब है बच्चों सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो सकता है बच्चों? टीवी द्वारा हो सकता है, रेडियो द्वारा हो सकता है, इंटरनेट के द्वारा हो सकता है, अखबार या किसी पत्रिका के द्वारा भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझे कि आदान प्रदान क्या है? हमारी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है? संचार है। अब आप सोच रहे होंगे कि गिव एंड टेक यानी आदान प्रदान तो होने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो व्यक्ति हों। बिल्कुल सही है बच्चों कि दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु कभी कभी खुद से की गई बातचीत या खुद सोच विचार जो हम करते रहते हैं अकेले बैठकर, अपने ही आप से जो बातचीत करते हैं, वो भी संचार कहलाता है। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, और खुद से की गई बातचीत भी संचार है। संचार लिखकर भी किया जा सकता है और बोलकर भी किया जा सकता है। अब आप लिखकर कैसे प्रकट करोगे? कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों, विचारों और सूचनाओं को लिखकर प्रकट करेगा तो वो कहलाएगा लिखित संचार। तो लिखित संचार में कैसे होगा? जैसे तार द्वारा या चिट्ठी द्वारा या अध्यापिका द्वारा श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है वो भी क्या है? लिखित संचार है। इसी प्रकार अखबारों द्वारा या पत्रिकाओं द्वारा जो भी सूचनाएं या विचार व्यक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिखित संचार। अब है बच्चों मौखिक संचार। मौखिक संचार में क्या होता है कि हम अपने भावों, विचारों और सूचनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे दो व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना, भीड़ को संबोधित करना। इसी प्रकार से जो पंचायत है, पंचायत का फैसला लेना, या अध्यापिका का कक्षा में बोलकर पढ़ाना,
या स्वयं ही अपने आप से बातचीत करना और बड़बड़ाना, वो क्या कहलाएगा? मौखिक संचार। अब बच्चों आप समझ गए कि संचार क्या है। संचार में भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, और कभी कभी खुद से की गई बातचीत भी संचार है। इसके अलावा संचार मौखिक होता है और लिखित भी होता है। मौखिक जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं या सूचना देते हैं या भावों को प्रकट करते हैं तो वो कहलाता है मौखिक संचार। और जब हम लिखकर भावों, विचारों और सूचनाओं को प्रकट करते हैं तो वो कहलाता है लिखित संचार। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब बच्चों संचार को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस तस्वीर में जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या है? संचारक, जिसे हम संचार करने वाला भी कह सकते हैं। और जो व्यक्ति सुन रहा है वो है प्राप्तकर्ता। अब बच्चों ये दोनों एक दूसरे को कोई संदेश दे रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों को एक ही भाषा आनी चाहिए। मान लो एक व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा आती है और दूसरे को हिंदी भाषा आती है, तो उनका जो संचार है बीच में वो पूर्ण नहीं होगा। तो संचार को पूर्ण करने के लिए बच्चों ज़रूरी है कि दोनों को एक ही भाषा आनी चाहिए, चाहे वो इशारों की भाषा हो, चाहे वो कोई अन्य भाषा हो, लेकिन उस भाषा से वो दोनों अच्छे से परिचित हो, यानी वो भाषा दोनों को अच्छे से आती हो। अब मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से उधार मांगा है। अब वो व्यक्ति ये कहता है कि तुम मुझे 2 महीने में ये लौटा देना। अब ऐसा है कि पीछे से कोई जयकारे लग रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ से शोर हो रहा है। ऐसे में उसको ये सुनाई देता है, किसको? जो प्राप्त करता है उसको ये सुनाई देता है कि ये जो पैसे हैं तुम 2 महीने के बाद लौटा देना। तो यानी जो संदेश दिया गया वो उसी रूप में दूसरे के पास नहीं पहुंचा। इसलिए ज़रूरी है कि संचार जब हो रहा हो, यानी आपस में भावों, विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान जब हो रहा हो, तो उस समय आप आसपास किसी भी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। अब मान लो 2 व्यक्ति हैं, वो आसपास नहीं हैं, कहीं दूर हैं, तो ऐसे में उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए किसी चैनल या माध्यम की आवश्यकता होगी। ये माध्यम क्या हो सकता है? फ़ोन हो सकता है, चिट्ठी हो सकती है, तार हो सकता है, या कोई मेल हो सकती है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्योंकि हम आमने सामने नहीं है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो फ़ोन है वो क्या है? जनसंचार का माध्यम है। इन सब के अलावा बच्चों संचार के लिए ज़रूरी है फीडबैक। फीडबैक क्या होते हैं? जैसे कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाने के बाद वो आपसे कुछ सवाल करती हैं, आप उनके सवालों के जवाब दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अध्यापिका को ये पता चल गया कि जो उन्होंने पढ़ाया वो उसी रूप में बच्चों तक पहुंच गया, कि जैसा उन्होंने पढ़ाया बच्चों ने वैसा ही उसे सीख लिया। इससे क्या हुआ कि उन्हें फीडबैक मिल गया और ये जो आपस का संचार था उनका वो पूर्ण हो गया। अब बच्चों ये सब जो मैंने समझाया वो सब क्या कहलाते हैं? संचार के तत्व। तत्व होते हैं बच्चों कि संचार को पूर्ण करने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, जिसमें हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है संचारक। संचारक कौन होता है? जो व्यक्ति संदेश दे रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है बच्चों, अगर मान लो वो संदेश देगा ही नहीं तो फिर संचार शुरू ही नहीं होगा, और जब शुरू नहीं होगा तो फिर ख़त्म कैसे हो सकता है। दूसरा होता है बच्चों भाषा। अगर कोई भी संदेश आपको पहुंचाना है किसी दूसरे को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों को, यानी संचारक और प्राप्तकर्ता को, वह भाषा आनी चाहिए। इसे हम एनकोडिंग भी कहते हैं बच्चों। एनकोडिंग का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप उस भाषा के द्वारा ही अपने संदेश को पहुंचाएं। कभी कभी आप अपने इशारों के द्वारा भी
किसी को अपना संचार कर सकते हैं। जैसे किसी को इशारे से बुलाना या फिर गर्दन हिलाकर उसे मना करना, ये भी क्या है, एनकोडिंग या भाषा। तीसरा है बच्चों संदेश। अब संदेश के लिए जरूरी है कि जो भाषा है वो बहुत ही सरल हो, स्पष्ट हो, और वो जो संदेश है बच्चों वो संचारक से प्राप्तकर्ता तक उसी रूप में पहुंचना चाहिए जिस रूप में संचारक ने भेजा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, रुपये देने वाला व्यक्ति वो तो क्या कह रहा था कि 2 महीने के अंदर वो पैसे लौटा देना, और दूसरे को क्या सुनाई दे रहा था कि 2 महीने बाद वो पैसे लौटा देना। तो ये संदेश जो था वो उसी रूप में नहीं पहुंचा जिस रूप में जो संचारक था, यानी जो संदेश भेजने वाला था, जिस रूप में उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता था। तो ऐसे में जो संचार था वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाया। चौथा है बच्चों जनसंचार का माध्यम, यानी आप जिस भी संदेश को पहुंचाना चाहते हो, अगर वो आपके सामने है तो आप संदेश को आसानी से पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर आप दूर है तो ऐसे में आप उसको संदेश कैसे पहुंचाओगे। तो जो संदेश है वो आप टेलीफोन द्वारा भी पहुंचा सकते हो, समाचार पत्र द्वारा भी पहुंचा सकते हो, टेलीविज़न द्वारा भी पहुंचा सकते हो, इंटरनेट, रेडियो और कई अन्य माध्यम हैं जिनके द्वारा आप अपना संदेश पहुंचा सकते हो। तो दूर बैठे व्यक्ति तक संचार करने के लिए आवश्यक है माध्यम। अगला है बच्चों प्राप्तकर्ता। अब संचार में प्राप्तकर्ता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लो आपने संदेश दिया लेकिन वो संदेश दूसरे तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर संचार कैसे हो पाएगा। तो जो प्राप्त करता है बच्चों वो उस भाषा से परिचित हो जिस भाषा में संदेश आया है। वो जरूरी नहीं कि वो लिखित ही भाषा हो, वो कैसी बोलकर भी प्रकट की जा सकती है, संकेतों द्वारा भी प्रकट की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि दोनों का, यानी जो संचारक है उसका और प्राप्तकर्ता दोनों का जरूरी है कि एक ही भाषा, जिस भाषा में संदेश दिया गया है उससे परिचित होना। अब जैसे बच्चों जरूरी नहीं कि प्राप्तकर्ता जो है वो कोई एक ही व्यक्ति हो। प्राप्तकर्ता एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी भीड़ भी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि संचार खुद से भी किया जा सकता है, तो प्राप्तकर्ता हम स्वयं भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप अपने आप से बात करते हो तो आप खुद ही सवाल कर रहे होते हो और खुद ही जवाब दे रहे होते हो, तो उस समय भी प्राप्तकर्ता कौन है, आप स्वयं हैं। अगला तत्व होता है बच्चों फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि आप हाँ या ना में कुछ भी जवाब दें। जैसे मान लो किसी ने आपसे पुस्तक मांगी, आप उसे देना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाँ, तो ये हाँ क्या है, फीडबैक। अगर नहीं देना चाहते तो आप उसको कहेंगे नहीं, तो नहीं भी क्या है, फीडबैक। तो ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों फीडबैक से ही हमें ये पता चलता है कि जो संदेश हम दे रहे हैं वो उसी रूप में दूसरे तक पहुंचा है। उसके बाद आता है बच्चों शोर या बाधा। मान लो संचार कर रहे हैं बच्चों, तो उस समय सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, शोर की। क्योंकि आप अगर किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं, उसके बीच में किसी प्रकार का शोर आ गया तो आपका जो संचार है वो पूर्ण नहीं हो पाए। ये जो बाधा है बच्चों ये कई प्रकार की होती है। टेक्निकल यानी तकनीकी भी हो सकती है या फिर मानसिक भी हो सकती है। इसके अलावा जो शोर होता है, भौतिक शोर, वो भी बाधा में आता है। बच्चों मानसिक बाधा तो क्या होगी, जैसे मान लो किसी ने आपको कुछ कहा और आप उस समय क्या है किसी विचार में खोए हुए हैं, तो ऐसे में आपको जो भी संदेश मिला वो आपने ज़्यादा ध्यान से सुना ही नहीं, तो आपको जो मानसिक रूप से जो परेशानी है वो आपके उस संदेश को स्वीकार करने में एक बाधा डाल रही है। तो ये है मानसिक बाधा। फिर है तकनीकी बाधा। जैसे मान लो आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं लेकिन उसके फ़ोन में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस है या कोई किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो ये क्या होगा, तकनीकी बाधा। क्योंकि उसकी वजह से जो संदेश आप जिस रूप में देना चाहते हैं उसी रूप में दूसरे तक
नहीं पहुंचता। अगला होता है बच्चों भौतिक शोर। जैसे मान लो भोंपू बज रहा है, या कोई डीजे बज रहा है, या किसी प्रकार का अन्य बच्चे शोर कर रहे हैं, या भीड़ का शोर हो रहा है, कोई जयकारे लग रहे हैं, तो ये सब क्या है? भौतिक शोर। तो ये सभी जो शोर हैं वो हमारे संदेश को उसी रूप में दूसरे तक यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये कुल हुए 7 तत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम करेंगे संचार के प्रकार और संचार के प्रमुख कार्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।